हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। इसका जो पहला पार्ट है दैट वाज फ्रॉम सेक्शन 154 से लेके 163। ये हम इसकी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सीआरपीसी की प्लेलिस्ट है चैनल पे। और आज हम कवर करेंगे पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ फ्रॉम 164 से लेके 169। ठीक है, तो एज यू ऑल नो दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सीआरपीसी, चैप्टर नंबर 12 इन्वेस्टिगेशन। इसमें से वाइडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वी विल डेफिनेटली कवर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो हमारा पहला सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन 164। ये बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स की। कन्फेशन और स्टेटमेंट ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं अंडर सेक्शन 164। ठीक है, कौन सा मजिस्ट्रेट इसमें एम्पावर्ड है? तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों एम्पावर्ड होते हैं। इनकी जुरिस्डिक्शन है उस पर्टिकुलर केस को ट्राई करने की या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का जो राइट है, या हम कह सकते हैं जो अथॉरिटी है, वो इन दोनों मजिस्ट्रेट्स के पास होती है। ये क्या करेंगे? कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरी चीज़ स्टेटमेंट मेड टू हिम यानी मेड टू मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एट एनी टाइम बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट होने के पहले और जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इस दौरान कोई भी स्टेटमेंट अगर अक्यूज्ड को, विटनेस को या फिर विक्टिम को बनाना है, देना है, तो वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रोवाइजोज हैं। जो पहला प्रोवाइजो है ये 2009 का था। इसमें देखो क्या कहते हैं कि जो कन्फेशन या स्टेटमेंट है ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा, और इसमें प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडवोकेट किसकी? जो अक्यूज्ड है उसके जो वकील है उनका प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है कि पुलिस ऑफिसर पावर ऑफ मजिस्ट्रेट हैज़ बीन कन्फर्ड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की पावर दे दी जाती है कि आप किसी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस, तो ऐसा अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जिसको मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है तो वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट की पावर दे दी गई है तो ये पुलिस ऑफिसर भी कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर है, सो इस वजह से कन्फेशन रिकॉर्ड करने का उसको राइट नहीं है। ठीक है, भले ही मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर की गई है, इसको याद रखना है। 164(2) ये क्या बोलता है? मजिस्ट्रेट ड्यूटी टू इन्फॉर्म द पर्सन मेकिंग कन्फेशन। देखो ये तो बहुत ही एक हम लोग के लिए फेमिलियर चीज़ है, हमने मूवीज़ वगैरह में भी देख रखा है कि जो मजिस्ट्रेट हैं, जब भी कोई पर्सन उनके सामने कन्फेस करने जाता है, मान लेते हैं अक्यूज़ या ऑब्वियसली अक्यूज़ करता है, तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि आप उनको ये बताओ कि देखो आप बाउंड नहीं हो कन्फेस करने के लिए, और अगर आप कन्फेस करते हो तो ये कन्फेशन आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। ये सब बताने के बावजूद भी अगर वो पर्सन जो अक्यूज है वो वॉलंटरली कन्फेशन करता है, तब मजिस्ट्रेट उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा। और अगर उसे कहीं भी फील होता है कि ये जो कन्फेशन कर रहा है इट इज़ इनवॉलेंटरी या किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर में कर रहा है ये सारी चीज़ें, देन मजिस्ट्रेट बिल्कुल भी बाउंड नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, नाउ 164(3) ये क्या बोलता है? पर्सन हु हैज़ टू मेक कन्फेशन, जो अक्यूज्ड है उसको मान लो कन्फेशन बनाना है, कन्फेशन देना है, तो बिफोर डूइंग सो अपीयर्स बिफोर द मजिस्ट्रेट। ऐसा करने से पहले वो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होगा और ये बताएगा दैट आई एम नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन। अगर कन्फेशन करने के लिए तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, मजिस्ट्रेट की सेटिस्फैक्शन पे कि वो वॉलंटरली कर रहा है, कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। बट जो बंदा कन्फेशन करने जा रहा है, अगर उसको नहीं बनाना है कन्फेशन, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होगा और बोलेगा दैट आई एम नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन। हम कन्फेशन करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट, ऐसा नहीं है कि कन्फेशन करने से मना कर दिया तो उसको डिटेन कर लिया उन्होंने, है ना, उसको किसी भी तरह से डिटेंशन इस ग्राउंड पे नहीं किया जाएगा कि उसने कन्फेशन करने से, कन्फेशन रिकॉर्ड कराने से मना कर दिया है। ठीक है, नाउ 164(4) ये क्या बोलता है? जो कन्फेशन का रिकॉर्डिंग है उसका मैनर क्या होगा? तो जो सेक्शन 281 में दिया गया है वही होगा। 281 इसी चीज़ की बात करता है, रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, यानी 164(4) के साथ आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है? सेक्शन 281। इसमें यही बताया गया है कि कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का जो मैनर है वो सेम वैसा ही होगा जैसे 281 में कहा गया है। और कन्फेशन करने के बाद जो पर्सन कन्फेशन करता है उसकी सिग्नेचर होगी,
और उसके नीचे जो मजिस्ट्रेट है वो अपना एक मेमोरेंडम देंगे, उसका आप बेयर एक्ट में देखिएगा उसमें एक प्रॉपर प्रोफॉर्मा भी दिया हुआ है, और देन मजिस्ट्रेट लास्ट में अपनी साइन भी करेंगे। तो ये चीज़ है। नाउ 164(5) ये बात करता है स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन। मान लो कन्फेस नहीं कर रहा है बट कोई स्टेटमेंट बनाना चाहता है जो अक्यूज्ड पर्सन है, देन रिकॉर्डिंग ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टांसिस। तो ऐसी सिचुएशन की ऐसे स्टेटमेंट की जो रिकॉर्डिंग है वो मजिस्ट्रेट को जैसा ठीक लगता है उस हिसाब से होगी। इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 281 के अंदर होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे मजिस्ट्रेट के ऊपर छोड़ दिया गया है इसको। और यहाँ पे मजिस्ट्रेट की पावर भी है कि वो जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसको ओथ एडमिनिस्टर करेगा। ओथ आपने देखा है ना, जो एक बुक रखते हैं बोलते हैं मैं गीता की शपथ खाता हूँ, ये तो यही सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे मजिस्ट्रेट उसको ओथ दिलाएगा। ये था 164। नाउ 164 में देखो एक ऐड किया गया था क्लॉज 5A, ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 से ऐड किया गया था। तो आपको पता ही था इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड नई चीज़ें इंसर्ट की गई थी, तो इसमें यही सेम चीज़ थी। इन्होंने ये बताया था, इसका इन्फोर्समेंट डेट याद रखना 3 फरवरी 2013 है। इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस है, ठीक है, तो उसमें रिकॉर्डिंग करने का जो पावर है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास है। ये क्वेश्चन पीटी में आता है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस में रिकॉर्ड करने का पावर किसको किसको है, तो कई सारे ऑप्शन देते हैं। बच्चे सोचते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट को क्यों होगा, मान लो कोर्ट ऑफ सेशन दे दिया है या फिर हाई कोर्ट दे दिया या कुछ भी दे दिया आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखिएगा यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट को रिकॉर्डिंग करने की पावर होती है। किसकी क्या रिकॉर्ड करेगा? ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। ठीक है, तो जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का जो पावर है दैट इज़ गिवन टू जुडिशल मजिस्ट्रेट। इसकी जो मैनर है वो सेम वैसे ही है 164(5) जो हमने अभी ये पढ़ा। ठीक है, इसकी तरह होगी, यानी मजिस्ट्रेट के अपने ओपिनियन पे, यहाँ पे कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया गया है। इसका स्टेज कब होगा यहाँ पे रिकॉर्ड करने का? एज सून एज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पुलिस। जैसे ही पुलिस की नोटिस में आता है कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, तो उसके बाद जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाएगा उस पर्सन का जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, ऐसा अंदेशा है या ऐसा कंफर्मेशन है, एनीथिंग। इसमें जो 2 प्रोवाइजोज इसमें भी थे, इसमें पहला प्रोवाइजो बोलता है कि जो महिला है जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस हुआ है, अगर वो मान लो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, चाहे परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, तो उसका जो स्टेटमेंट बनाया जाएगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर उनके प्रेजेंस में ही बनाना है। और इसका जो सेकंड प्रोवाइजो था वो सेम यही सारी चीज़ें बोलता है, बस उसमें एक चीज़ उसने फर्दर ऐड कर दी है कि ऐसा स्टेटमेंट वीडियोग्राफ किया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड प्रोवाइजो और फर्स्ट प्रोवाइजो यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें बी क्लॉज देखो क्या बोलता है, सच स्टेटमेंट मेड, ऐसा स्टेटमेंट जो वो महिला बनाती है, इट कैन बी यूज्ड एज एग्जामिनेशन इन चीफ अंडर सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो जो मेकर है, यानी समझ लो जो लेडी है, ये जो लेडी है शी कैन बी क्रॉस एग्जामिनेड, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है, नो नीड टू रिकॉर्ड सच स्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ ट्रायल। तो इस वजह से ट्रायल जब चलेगा तो उस समय नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसने पहले ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उसी के बेसिस पे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। नाउ क्लॉज 6 क्या बोलता है, जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है ऐसा स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन, वो उस मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा उसको बाय होम द केस इज़ टू बी इंक्वायर्ड या ट्राइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो ये मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट, इसको ज़रूरी तो है नहीं कि इसका जुरिस्डिक्शन हो, नहीं हो तो भी कर सकता है। तो ऐसा कोई मजिस्ट्रेट जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं था और उसने रिकॉर्डिंग की है स्टेटमेंट की या कन्फेशन की, तो उसके बाद वो उस मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा उसे जिसका जुरिस्डिक्शन रहेगा इंक्वायरी और ट्रायल करने का। अब चलिए देखते हैं 164 का ए, ये 2005 अमेंडमेंट से आया था, इसको याद रखिएगा। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी दैट इज़ 23/6/2006। ठीक है, ये क्या बात करता है, ये बोलता है जो रेप विक्टिम है उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन की बात। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको किसी भी एग्जाम में देखिएगा, इस वजह से मार्जिनल नोट याद रखना है, ये डेट ऑफ इन्फोर्समेंट याद रखना है, और अंदर की जो चीज़ें वो तो याद ही रखनी है। इसके स्टेज क्या है, कौन से स्टेज पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा रेप विक्टिम का? स्टेज है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप या अटेम्प्ट टू कमिट रेप। देखो
जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है ना, रेप मान लो ये ऑफेंस हो गया है, तो जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी कि पर्टिकुलर ऑफेंस कैसे हुआ, क्या हुआ, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, तो इस स्टेज पे ही मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, जो कि महिला है उसका। कौन करेगा, इसको याद रखना, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो ही कर सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ऐसे विक्टिम का। इसमें विमेन जो है उसका कंसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि उसने कंसेंट दिया हो कि आप हमारा एग्जामिनेशन करो। और मान लो वो इस कंडीशन में नहीं है, तो कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन उसके बिहाफ पे, उसका गार्जियन या कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन वो कंसेंट देगा। ठीक है। जो महिला है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास उसे भेजा जाता है पुलिस के द्वारा। ठीक है। ये 24 घंटे हम कब से काउंट करेंगे, फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफिस, जब से पता चलता है कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, उस टाइम से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसे मेडिकल प्रैक्टिस एग्जामिनर के पास भेजोगे, जो कि रजिस्टर्ड हो। ठीक है। देखो 164A का 2 क्या बोलता है कि जो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ये इनका ड्यूटी, अब इनकी ड्यूटी आ गई कि विदाउट डिले वो एग्जामिन करेंगे जो महिला है उसको, और रिपोर्ट बनाएंगे। इसमें देखना आप 6 तरह के राउंड्स दे रखे हैं कि वो क्या क्या उस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। इसे शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, उसका एड्रेस हो गया, और मान लो कोई उसे लेके गया तो कौन था, उसका नाम, उसका एड्रेस, और डीएनए वगैरह, और इंजरी कितनी हुई है, इंजरी मार्क्स, मेडिकल कंडीशन उस वुमेन की कैसी थी, और उसके अलावा जो भी अदर इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स जो उसे ठीक लगते हैं। साथ ही साथ 3 क्या बोलता है कि जो वो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें जो भी पैराग्राफ वो कंक्लूड करेंगे उसके बारे में रीजंस देते चलेंगे कि हम क्यों इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ये उन काम रहेगा किसका, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी जो डॉक्टर है उनकी। फिर रिपोर्ट के बारे में ही देखो 4, 5 और 6, ये सब रिपोर्ट के बारे में ही बात करते हैं। इन 3 में क्या कह रखा है कि वो रीजंस देंगे कि इस कंक्लूजन पे वो क्यों पहुंचे हैं। 4 बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ कंसेंट ऑफ वुमेन, या जो पर्सन कॉम्पिटेंट है कंसेंट देने के लिए, इसको भी रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, कब उन्होंने मेडिकल जो एग्जामिनेशन था वो करना शुरू किया और कितने बजे ख़त्म हुआ है, ये भी उन्हें मेंशन करना है। दूसरा क्या है, वो जो रिपोर्ट है उसको जो डॉक्टर है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो जो मजिस्ट्रेट रेफर्ड है अंडर सेक्शन 173 के 5A में, जब 173 देखेंगे तो भी ये चीज़ वहाँ पे और डिटेल में देख लेंगे, उनको फॉरवर्ड करेगा। और 7 क्या बोलता है, एग्जामिनेशन अगर विदाउट कंसेंट हो गया, इसीलिए मैंने बोला कंसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महिला का, अगर उसकी कंसेंट के बिना एग्जामिनेशन कर दिया है तो वो पूरी तरह से अनलॉफुल है। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हमें फर्दर ये बताता है कि एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो मीनिंग है वो सेम जैसे सेक्शन 53 CRPC में दे रखा है, सेम वही मीनिंग यहाँ पे भी होगा। तो ये हो गया 164 का ए। अब देखते हैं सेक्शन 165। 165 किसकी बात करते हैं, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर सर्च कैसे कर सकते हैं इसकी बात कर रहा है 165। ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस होंगी तो पुलिस ऑफिसर जाएगा सर्च करने। पहली चीज़ तो रीजनेबल ग्राउंड्स होनी चाहिए जिस पे पुलिस ऑफिसर बिलीव कर सके दैट एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन मे बी फाउंड। अगर मान लो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो यहाँ मिल सकती है, उसे विश्वास है ऐसा, तो वो जाएगा सर्च करने के लिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। और ये भी विश्वास होना चाहिए कि सच थिंग ये कैन नॉट बी अदरवाइज ऑब्टेन्ड विदाउट अनड्यू डिले, कि मतलब अगर हम देर करेंगे वहाँ पे सर्च करने में तो ये चीज़ मिलना मुश्किल हो जाएगा। होता नहीं है कि जैसे किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में कोई चीज़ पड़ी है और हमने डिले कर दिया तो हो सकता है वो चीज़ मिसयूज़ हो जाए, गायब हो जाए, कुछ हो जाए। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। बस इसमें इतना है कि पुलिस ऑफिसर को बिलीव होना चाहिए। ठीक है। अब जो पुलिस ऑफिसर ऐसा जा रहा है वो रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग रीजंस ऑफ हिज बिलीव, कि उसको क्यों ऐसा लगता है, क्यों विश्वास है कि पर्टिकुलर चीज़ें वहाँ पे ऐसी हैं, और उनका सर्च करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वो स्पेसिफाई करेगा उन चीज़ों को कि क्या क्या सर्च करने जा रहा है, उसके दिमाग में क्या चीज़ें हैं, उसको क्या पता है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। ओके। 165(2) क्या बोलता है कि वो अगर पॉसिबल हो, जितना ज़्यादा भी पॉसिबल हो पाए, तो ये सर्च वो खुद अपने आप से करेगा। ठीक है। बट 3 ये बताता है कि मान लो भाई किसी कंडीशन की वजह से वो नहीं जा पा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने सबॉर्डिनेट को भेजेगा और उसको लिख के देगा कि क्या रीज़न है हम नहीं जा पा रहे हैं और आप चाहिए। बस बहुत कॉमन सेंस की देखिए बातें यहाँ पे, कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है। 4 क्या बोलता है कि जो सर्च वारंट है और जो सेक्शन 100 के अंडर आप देखना, जो जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्च है, ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी सर्च वारंट पे। और सेक्शन 100 का जो प्रोविज़न है
वो, ठीक है। उसके बाद जो कॉपीज़ हैं इन सब की वो मजिस्ट्रेट को फर्दर प्रोवाइड करेगा। जो भी कॉपी बनाएगा, सर्च किया, जो जो चीज़ें मिली, तो उसकी जो कॉपी है वो मजिस्ट्रेट को मिलेगी। और दूसरा, जिसके घर में जाके सर्च किया है तो वहाँ का जो ओनर है या कोई ऑक्यूपायर है जो उस समय वहाँ पे रहता है, तो उसको भी एक कॉपी दी जाएगी कि आपके घर में हमें ये चीज़ें मिली हैं, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। देखो 166 और 166A एंड बी, इसमें मार्जिनल नोट्स ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अंदर की चीज़ें ये आप एक बार अपने आप से पढ़ लेना, बट अंदर कुछ बहुत टेक्निकल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अंदर से पूछता भी नहीं है, तो मार्जिनल नोट ही देखते हैं। तो 166 बोलता है ऑफिसर इन चार्ज रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। जब आपको कब ऑफिसर इन चार्ज किसी दूसरे से सर्च वारंट इशू करा सकता है, तो इसकी जब अनदर टू इशू सर्च वारंट इस तरह की किसी चीज़ की बात करेंगे तो ये 166 है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि हाँ मार्जिनल नोट्स आते हैं और कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। देखो 166A और 166B ये दोनों लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि 166B जो है ये इन्वेस्टिगेशन इंडिया में ही हो रही है, ऐसी कंडीशन में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया जाएगा। और 166A यानी जो पहला वाला है, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो फॉरेन कंट्री में हो रही है, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना, ए जो है वो फॉरेन कंट्री, वो बाहर जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड इंडिया हो रही है, और बी में इन्वेस्टिगेशन इनसाइड इंडिया होती है, और दोनों में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया जाता है। दैट्स इट। चलो, तो अब जो हमारा सेक्शन है दैट इज़ 167। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। प्री में तो आएगा ही आएगा, मेंस में इस पे एक क्वेश्चन आप कभी किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन रहता है। इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। चलिए बहुत अच्छे से देखते हैं। 167 क्या बोलता है, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई तो अब क्या किया जाएगा, ठीक है। देखो, तो ये बोलता है पहली चीज़, देखो सेक्शन 57 में हमने क्या पढ़ा, उसमें ये पढ़ा कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट अगर करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसे आपको प्रस्तुत करना रहता है। इससे डिले नहीं होना चाहिए। अगर डिले हो गया तो जो पुलिस ऑफिसर है जिसने अरेस्ट किया है उसकी जवाबदेही बन जाती है, ठीक है। अब 167 क्या बोलता है कि मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि इन्वेस्टिगेशन जो था वो 24 घंटे के अंदर कंप्लीट ही नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा उसमें। उसमें ऐसा होता है कि जो पुलिस ऑफिसर है यानी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको ग्राउंड्स टू बिलीव, उसको विश्वास है, उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिससे उसे विश्वास होता है कि जो जो भी एक्यूजेशन लगाया गया है इस आदमी पे, ठीक है, या जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली है ये सच है, ऐसा कुछ हुआ है ना, उसको अंदेशा है और बहुत स्ट्रांग बिलीफ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑफिसर इंचार्ज है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो क्या करेगा, फोर्थविद करेगा, ट्रांसमिट करेगा। क्या क्या चीज़ें ट्रांसमिट करेगा, अपनी जो उसने पुलिस डायरी बनाई है और उसमें जो एंट्रीज लिख रखी हैं, यानी वही सारे ग्राउंड्स कि हमको क्यों बिलीव है कि जो एक्यूजेशन इनके अगेंस्ट लगा है, जो चार्जेस इन पे फ्रेम हो रहे हैं वो वेल सेटल्ड हैं, कुछ कुछ ऐसा कि हुआ है और इन्होंने ही किया है। ये सारी चीज़ें जिस डायरी में लिखी रहेंगी वो डायरी, उसकी जो कॉपी है वो, और एक्यूज्ड इन दोनों लोगों को जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके पास भेजेगा। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आ गया वो एक्यूज्ड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ज़रूरी नहीं है ऑफेंस को ट्राई करने का इसके पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, नहीं हो तो भी चलेगा, है तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब ये करेगा क्या, जब इसके पास कॉपी भी आ गई और अक्यूज्ड भी ट्रांसमिट होके आ गया, तो अब इनका काम देखो क्या है। इनको भी अगर ऐसा लगता है कि ये जो सामने वाला आदमी है ये ठीक नहीं है, इसने किया तो है कुछ, इसके पास जो अथॉरिटी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो ये है कि वो मैक्सिमम 15 डेज़ की कस्टडी दे सकता है ऐसे पर्सन को, है ना। और देखो मैक्सिमम 15 डेज़ है, यानी 15 दिन से ज़्यादा की नहीं देगा, बट 15 दिन से कम की कितने भी दिन की दे सकता है, 7 दिन की, 10 दिन की, 12 दिन की, जितना उसको समझ में आए, ठीक। ये भी इसमें दिया है कि चाहे जुडिशियल के जिस कस्टडी का ऑर्डर कर दे या पुलिस कस्टडी का ऑर्डर कर दे, लेकिन ये पावर मजिस्ट्रेट के पास उस समय रहती है। और दूसरी पावर क्या है, मान लो जुरिस्डिक्शन नहीं है मजिस्ट्रेट का, जैसे यहाँ दोनों ही कंडीशन है, जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। अब मान लो जुरिस्डिक्शन हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मान लो कोई ऐसा मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है, नियरेस्ट अवेलेबल थे जिनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, और केस ना ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन था ना उसे कमिट करने का जुरिस्डिक्शन था ट्राई करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो कंसिडर करेगा फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, और
देखो यहाँ पे तो उनको लगा कि डिटेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी बिलीव हो रहा था कि इसने कुछ ऐसा किया है, तभी ना उसको कस्टडी में रखेगा। पर यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, उसमें पहली कंडीशन ये है कि इनका जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, और दूसरा इनको ये भी लगता है कि इसको डिटेंशन में रखना अननेसेसरी है, ज़रूरी नहीं कि हम इसको डिटेंशन में रखें। तो क्या ऑर्डर करेगा, तब वो ऑर्डर करेगा, फॉरवर्ड कर, ऑर्डर इस चीज़ का है, फॉरवर्ड कर देगा एक्यूज्ड को उस मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। मतलब वो बोलेगा कि देखो भैया, हमें इसमें अब कुछ नहीं करना, हमें ये लग रहा है कि भाई आपको डिटेंशन में रखने की फ़र्दर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है उनके पास भेजते हैं, और आगे जो करना है ये वही करेंगे। तो बस बहुत सीधी सी बात है। इसमें जो देखो प्रोवाइज़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा। आई विल ट्राई कि मैं ईजिली आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसका जो प्रोवाइज़ो है, ए पार्ट देखते हैं। इसमें ये बोलता है, इसमें देखना दो टाइम पीरियड्स दे रखे हैं, 90 डेज़ और 60 डेज़। आपको यही ध्यान रखना है कब 90 डेज़ की कस्टडी दी जा रही है और कब 60 डेज़ की दी जा रही है, बस। ठीक है, देखो प्रोवाइजो पहला बोलता है कि जो जुडिशियल कस्टडी है वो नॉट मोर देन 15 डेज कैन बी गिवन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये तो सीधे सीधे बस आप याद रख लो। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने दिन की कस्टडी दे सकता है, तो मैक्सिमम 15 डेज, उससे ज़्यादा की नहीं। इसी के साथ मैं बता देती हूँ कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनको भी कस्टडी में डिटेंशन में रखने का पावर है, किसी के अगेंस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, बट उनका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 7 डेज। ठीक है, तो याद रखना जुडिशियल मजिस्ट्रेट 15 और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7। चलो, तो प्रोवाइजो में पहली लाइन देखो क्या है, जुडिशियल कस्टडी नॉट मोर देन 15 डेज कैन बी गिवन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, ग्राउंड्स क्या है, ही शुड बी सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो। सीधी सी बात है, उनको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है, तभी ना उन्हें डिटेंशन में रखेंगे, बस। लेकिन कंडीशन देखो, इसमें राइडर है, राइडर ये है जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर ये रिलेट करती है किसी ऐसे ऑफेंस से जिसमें जो पनिशमेंट है या तो डेथ सेंटेंस है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर 10 साल या उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, 10 ईयर्स या फिर मोर। अगर ऐसे किसी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो भी उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो 90 डेज़, ये मैक्सिमम लिमिट है, 90 डेज़ की कस्टडी दे सकता है उस पर्सन को, जो भी एक्यूज पर्सन है। ठीक है, यानी देखो ये 15 दिन से बढ़ के यहाँ पे 90 दिन हो गया। ये याद रखना, 90 दिन की कंडीशन क्या है, पनिशमेंट जो है ऑफेंस की या तो डेथ सेंटेंस हो, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या फिर 10 ईयर्स और मोर। ठीक, तो सीधी सी बात है, इसी का रिवर्स कर लो। अब डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर कोई ऐसे ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें जो पनिशमेंट है वो 10 साल से कम की है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो वो मैक्सिमम 16 डेज़ का, सॉरी 60 नॉट 16, 60 दिन की कस्टडी उस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया 90 डेज़ और 60 डेज़ का क्या सीन है। 90 डेज़ में याद रखना 10 ईयर्स और प्लस, ठीक, और 60 डेज़ में याद रखना लेस देन 10 ईयर्स, बस हो गया। और जो 10 साल वाली सज़ा का क्लॉज है, इसमें डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी ऐड कर लो, बस। ठीक है, चलो अब इसमें आगे उन्होंने ये बताया कि अब ये जो 90 दिन और 60 दिन का मैक्सिमम पीरियड था, अब चलो ये भी एक्सपायर हो गया। ठीक है, लेकिन इस दौरान क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाता है, वो अभी भी नहीं बता पाता कि हाँ इन्होंने भैया सच में ये ऑफेंस किया, इनके अगेंस्ट हमें ये सबूत मिले। जैसा आप जानते हो कि एविडेंसेस इकट्ठा करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो तब तक वो पर्सन क्या है, वो पर्सन तो जेल में ही बंद है ना, कस्टडी में है। तो और टाइम भी पूरा कंप्लीट हो गया, और पुलिस ऑफिसर जो था उसने पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट नहीं कर पाई है। तो क्या होता है कि इस पर्सन का राइट अराइज होता है ऑफ हैविंग डिफ़ॉल्ट बेल, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल का राइट अराइज होना। इसमें क्या होगा कि अगर ये जो बेल बॉन्ड है, श्योरिटी है, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें अगर फर्निश करने को रेडी हो जाते हैं, तो यहाँ पे अब मजिस्ट्रेट बाउंड हो जाता है इस पर्सन को बेल पे छोड़ने के लिए। यानी यहाँ पे जो अक्यूज्ड पर्सन है उसका एक राइट राइज हो रहा है, दैट इज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट बेल, और यहाँ पे इसको बेल पे छोड़ना मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी भी बनेगी और अक्यूज्ड पर्सन का राइट भी बनेगा। ठीक है, अब देखो बी क्लॉज क्या बोलता है कि कोई पुलिस कस्टडी नहीं दी जाएगी। दो तरह की कस्टडी है ना, जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी। अब ये देखो कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं, पुलिस कस्टडी नहीं दी जाएगी अनलेस, कब, यानी कब, अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द अक्यूज्ड रिमेन्स इन पुलिस कस्टडी। ये चीज़ बस ध्यान रखना कि पुलिस कस्टडी नहीं दी जाएगी, दिस इज़ द जनरल रूल। अनलेस एक राइडर दे रखा है कि अनलेस क्या होगा, जब जो अक्यूज्ड है ही इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट इन पर्सन, यानी कि उसको
खुद प्रेजेंट कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास, पहली बार भी प्रेजेंट कर रहे हैं, और जब जब मजिस्ट्रेट बुला रहे हैं तब तब उसको आप लेके आ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी किसी भी कंडीशन में पुलिस कस्टडी नहीं दी जाएगी। और जो जुडिशल कस्टडी है, इसको आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है। ऑन द किस तरह से प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे थोड़ा लिवरेज दे रखी है, या तो वो खुद से आ जाए या फिर जो वीडियो कॉल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू अगर आप उसे ले आते हो तो ऐसे में जुडिशल कस्टडी फर्दर ग्रांट की जा सकती है, ठीक है। लेकिन पुलिस कस्टडी इन ग्राउंड्स पे नहीं ग्रांट की जाएगी अगर इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कॉल से आ गए हो, पुलिस कस्टडी दे दिया, ऐसे नहीं है। पुलिस कस्टडी के लिए ये ज़रूरी है कि आप इन पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते रहिए, देन ओनली, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ है कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, अगर इनको हाई कोर्ट ने स्पेशली एम्पावर नहीं किया है इस बिहाफ में, तो ये डिटेंशन का ऑर्डर, पुलिस कस्टडी में डिटेंशन का ऑर्डर देने के लिए ऑथराइज नहीं होते। कौन? जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये याद रखिएगा। यानी अगर कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पुलिस कस्टडी का ऑर्डर देता है तो यानी हाई कोर्ट ने उसको पहले एम्पावर कर रखा होगा तभी, अदरवाइज नॉट। इसमें प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइज़ो ये बताता है कि कोई महिला अगर 18 साल से कम की है तो उसे आप रिमांड होम में भेजेंगे या किसी रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे फॉर हर कस्टडी, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बीच में देखिए मैंने स्किप भी की हैं बिकॉज दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इसमें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ मैंशन है, बट आई रिकमेंड कि ज़रूर आप बेयर एक्ट साथ में पढ़ते चलिए, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स अगर मिस भी हो गए होंगे तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। नाउ 2A ये क्या बोलता है कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, मान लो वो अवेलेबल नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसको ट्रांसमिट किया जाएगा अक्यूज्ड को टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है। होता है ना कभी कभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरह फंक्शन करने का काम दिया गया रहता है, तो यहाँ पे वो भी उसे कस्टडी दे सकते हैं, पर इनका जो लिमिट है दैट इज़ ऑफ 7 डेज। यही चीज़ मैंने बताया था, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है? 15 डेज़ के मैक्सिमम, और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है इनके पास पावर है 7 दिन की। और अगेन जब 7 दिन का पीरियड एक्सपायर हो गया तो ये जो अक्यूज है इसका राइट राइज हो जाता है ऑफ हैविंग बेल, और इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है। नाउ देखो क्लॉज 5 ये बोलता है कि अगर समन्स केस ट्रायल चल रहा है और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाया, कब से 6 महीना काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, तब से लेके 6 महीना काउंट होगा। इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर सकता है कि भाई आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन मत करिए, स्टॉप कर दीजिए, अनलेस जब तक कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई ना कर दे कि जो कंटिन्यूएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अगर वो सेटिस्फाई कर ले जाता है मजिस्ट्रेट को तो वो 6 महीने के बाद का जो पीरियड आता है, टाइम आता है, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देंगे। अदरवाइज़ वो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन को मना कर सकते हैं। किस केस में? जब समन्स केस ट्रायल चलेगा तब। क्लॉज 6 ये बोलता है कि जो सेशंस जज है इनके पास भी पावर होती है कि जो ये क्लॉज 5 का ऑर्डर है यानी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने का ऑर्डर, ये वो भी पास कर सकते हैं, यानी वैकेट कर सकते हैं 167(5) को, और इसमें ऑर्डर कर सकते हैं कि वंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप करो। इसका मतलब ये है कि जो सेशंस जज हैं इनके पास भी पावर होती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करने की, ठीक है। इस वैकेट करने का ऑर्डर को वैकेट करने का मतलब यही था कि यहाँ पे बोला गया ना कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है जब तक कि वो मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाइड ना करे, तो इसी चीज़ को वो वैकेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि नहीं आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। कौन? सेशंस जज, ठीक है। नाउ 168 एंड 169 इसमें भी देखिए मार्जिनल नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर की चीज़ें आप खुद से एक बार ज़रूर से बैरक पढ़ लीजिएगा। तो 168 क्या बोलते हैं? रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। रिपोर्ट की अगर कहीं बात आती है तो 168 आपको ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ पे सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर सबमिट कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और 169 रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, जब एविडेंस ही नहीं मिल पाया तो वैसी कंडीशन में जो एक्यूज्ड है उनको जेल में तो रखोगे नहीं, डिटेन करके तो रखोगे नहीं, तो यहाँ पे उसका राइट होता है रिलीज़ होने का, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में 169 बात करता है। सो दिस वॉज ऑल। अब हम नेक्स्ट वीडियो के लिए में कल मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ लेक्चर।